कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमारी नहीं सुन रही। हम कोशिश करते हैं लेकिन हालात हमारे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। रिश्ते टूटते हैं, दिल थक जाता है और मन खाली हो जाता है। ऐसे वक्त में क्या करें, किससे पूछें, कहाँ जाएं? अगर आपके जीवन में भी ऐसे लम्हे आए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप सुन रहे हैं लिसन विद आयुष इनसाइट्स, जहां हम किताबों के शब्दों से आपके दिल को छूने की कोशिश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो मुश्किल वक्त में हमारे मन को शांति देती है। When Things Don't Go Your Way। लेखक हेमिन सुनिम की ज़ेन विजडम से भरी हुई किताब। लेखक एक कोरियन बौद्ध भिक्षु है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक ध्यान साधक है, जिन्होंने जिंदगी के सबसे कठिन सवालों के जवाब बेहद सरल भाषा में दिए हैं। जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चलती, तब आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होता है, और यही है इस किताब की आत्मा। यह किताब किसी मोटिवेशनल भाषण की तरह नहीं, बल्कि किसी पुराने दोस्त की तरह आपको चुपचाप बैठकर सुनती है, आपका हाथ थामती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस थोड़ा रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस किताब का हर अध्याय जिंदगी की एक मुश्किल पर रोशनी डालता है, जैसे कि जब हालात बिगड़ते हैं, जब दिल टूटता है, जब आप अकेलापन महसूस करते हैं, या जब आप बस सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को एक एक करके समझेंगे, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे किताब में है, बिना कुछ छोड़े, बिना भटके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में हम आपको वो शांति देंगे जो शायद आप बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। चैप्टर 1, डोंट बी ऑलराइट, यानी ठीक होने का नाटक मत करो। कभी कभी लोग पूछते हैं, तुम ठीक हो? और हम मुस्कुरा कर कह देते हैं, हाँ मैं ठीक हूं। लेकिन क्या वाकई हम ठीक होते हैं? लेखक हेमिन सुनिम कहते हैं कि जिंदगी में कई बार हम सिर्फ बाहर से ठीक दिखते हैं, अंदर से हमारा दिल परेशान होता है, थका होता है, पर हम दिखावा करते हैं कि हम मजबूत हैं, और यही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जब चीजें हमारी उम्मीदों के उलट होती हैं, जैसे किसी अपने से दूरी, नौकरी में तनाव या मन का टूट जाना, तो हमें ये मान लेने की जरूरत होती है कि नहीं, मैं अभी ठीक नहीं हूं। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी सच्चाई है, और सच्चाई ही पहला कदम है हीलिंग की तरफ। हेमिन कहते हैं कि जैसे हम किसी घायल को देखकर फौरन उसका इलाज करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के घाव को भी देखने और स्वीकार करने की जरूरत है। अगर आप थक गए हैं तो थक जाना ठीक है, अगर आप रोना चाहते हैं तो रो लेना ठीक है। कोई जरूरत नहीं है हर वक्त हंसने या बहादुर बनने की। कभी कभी सबसे बहादुरी भरा काम होता है बस अपने दर्द को चुपचाप महसूस करना। लेखक यहाँ एक जैन बुद्धिस्ट सिखावन साझा करते हैं, जो चीजें बदली नहीं जा सकती, उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची आजादी है। तो अगली बार जब दिल भारी लगे, खुद से कहिए, मुझे अभी सब ठीक नहीं लग रहा, और ये भी ठीक है। यही है पहला संदेश। डोंट बी ऑलराइट मतलब ठीक दिखने की कोशिश मत करो। अगर तुम वाकई ठीक नहीं हो, सिर्फ महसूस करो, धीरे धीरे सब बदल जाएगा। चैप्टर 2, वाई आर वी अनहैप्पी, यानी हम दुखी क्यों होते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं असल में दुखी क्यों हूं? हम में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, प्यार करने वाला साथी हो, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि कई बार ये सब होने के बाद भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं। हेमिन सुनिम कहते हैं कि हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे जीवन में कुछ कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा मन हर वक्त तुलना करता रहता है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उसके पास वो है, मेरे पास नहीं, वो मुझसे आगे निकल गया, और इसी तुलना में हम अपने आज की शांति खो देते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि दुख बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर के सोचने के तरीके से आता है। हेमिन कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे दुख के बीज हैं। हम सोचते रहते हैं, क्या मैं दूसरों जितना सफल हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही ज्यादा खो जाते हैं उन सवालों में जिनका कोई स्थायी जवाब नहीं होता। लेखक हमें एक जैन तरीका बताते हैं। जब आप खुद से बार बार सवाल पूछ रहे हो, तो रुक जाइए, बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने अंदर झांकिए और कहिए, अभी जो है वो पर्याप्त है, इस पल में मैं सांस ले पा रहा हूं, यही बहुत है। तो अगली बार जब दुख आए, पहले अपने विचारों को पहचानिए, क्योंकि शायद आप दुखी नहीं हैं, बल्कि सिर्फ सोचने के तरीके में उलझे हुए हैं। चैप्टर 3, हाउ डू यू फील अबाउट द यूनिवर्स, यानी आप ब्रह्मांड के बारे में कैसा महसूस करते हैं। कभी आप रात के आसमान को देखकर ये महसूस करते हैं कि हम कितने छोटे हैं और ये सारा ब्रह्मांड कितना विशाल। हेमिन सुनिम इस अध्याय में एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं, आप ब्रह्मांड के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि यही तय करता है कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ब्रह्मांड एक क्रूर और अंधकारमय जगह है, तो आप हर चीज से डरेंगे, हर परिवर्तन को संकट समझेंगे। लेकिन अगर आप ये महसूस करें कि ब्रह्मांड एक देखभाल करने वाली, बुद्धिमान और प्रेम से भरी व्यवस्था है,
तो आप हर अनुभव को सीख और आशीर्वाद की तरह अपनाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमारा दुख, डर और असुरक्षा अक्सर इस विश्वास से पैदा होता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम ये मान लें कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में है। हो सकता है जो कठिनाइयां हमें मिल रही हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और सजग बनाने के लिए आई हो सकता है ब्रह्मांड हमें धीमा चलना सिखा रहा हो या किसी और राह पर ले जा रहा हो जहां हमें असली सुकून और अर्थ मिल सके। लेखक कहते हैं, ब्रह्मांड की योजना हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होती है। इसलिए जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हों तो सिर्फ इतना सोचिए, शायद ये रास्ता किसी और सुंदर मंजिल की ओर जा रहा है। यही है इस अध्याय का अंतिम संदेश। ब्रह्मांड को दुश्मन नहीं, दोस्त समझिए, क्योंकि जैसे ही आप ब्रह्मांड के साथ दोस्ती करेंगे आपका जीवन आपको जवाब देने लगेगा, शांति के साथ, सहजता के साथ। चैप्टर 4, प्लीज रिजेक्ट मी जेंटली, यानी कृपया मुझे धीरे से ठुकरा देना। कुछ अस्वीकार ऐसे होते हैं जो हमें जिंदगी भर याद रह जाते हैं। कभी कभी कोई सिर्फ नहीं कह देता है, पर वो नहीं हमारे भीतर गूंजता रहता है, जैसे किसी ने हमारे वजूद को नकार दिया हो। लेखक हेमन सुनिम कहते हैं, सबसे गहरी चोटें वही होती हैं जो बिना खून बहाए लगती हैं। जब कोई हमें ठुकराता है, चाहे वो प्यार में हो, नौकरी में या किसी रिश्ते में, तो वो सिर्फ एक इनकार नहीं होता, बल्कि वो हमारे आत्मसम्मान पर एक अदृश्य वार होता है। और अगर वो ठुकराना बेरहमी से हो तो दिल के भीतर एक खामोश चीख बस जाती है। तो हम क्या करें? लेखक का जवाब बहुत कोमल और मानवीय है। अगर आपको कभी किसी को मना करना पड़े तो करुणा से मना करें। मतलब ये कि आप सामने वाले के आत्मसम्मान को बचाए रखते हुए भी ना कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शब्द से कोई महीनों तक टूटा रहे। और अगर आपको किसी ने ठुकरा दिया है तो खुद को ये याद दिलाइए कि उनका जवाब मेरी कीमत तय नहीं करता। लेखक यहाँ एक गहरी बात कहते हैं, हमारी आत्मा की गहराई उनसे नहीं मापी जाती जो हमें अपनाते हैं, बल्कि उससे कि हम अस्वीकार के बाद भी खुद को कितना संभाल पाते हैं। तो अगर किसी ने आपको बेरहमी से ठुकराया है तो रो लीजिए, टूट जाइए, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने टुकड़ों को प्यार से समेटना शुरू कर दीजिए। यही है इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख। अगर किसी को ना कहें तो नरमी से कहें, इंसानियत के साथ कहें। और अगर कोई आपको ठुकराए तो याद रखिए वो सिर्फ एक जवाब था, आपकी पूरी कहानी नहीं। चैप्टर 5, स्प्रिंग डेज आर गॉन, यानी वो बसंत के दिन अब नहीं रहे। कभी कभी हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हों को याद करते हैं, वो लम्हे जब सब कुछ आसान लगता था, रिश्ते खिलते थे, दिल हल्का था और मन में एक नई उमंग होती थी। हेमन सुनीम कहते हैं कि उन लम्हों को हम स्प्रिंग डेज कह सकते हैं, जैसे जीवन का बसंत काल। लेकिन समय बीतता है और वो दिन पीछे छूट जाते हैं और यही हमें तोड़ देता है। हम चाहते हैं कि वो दिन लौट आए, हम वहीं रुक जाना चाहते हैं जहां सब अच्छा था, जहां हम खुश थे। पर लेखक कहते हैं, जीवन एक ऋतु की तरह है, बसंत आता है और चला भी जाता है। आप चाहें या न चाहें, हर रिश्ता, हर भावना, हर अनुभव बदलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुंदरता खत्म हो गई। हो सकता है अगला मौसम और गहरा हो, थोड़ा गंभीर लेकिन ज्यादा सच्चा। लेखक यहाँ एक बहुत ही शांति भरी बात कहते हैं, कभी कभी हमें बस यह मानना पड़ता है कि अच्छे दिन चले गए हैं, लेकिन ये जानकर भी कि अगले अच्छे दिन फिर से आएंगे। बस इसी भरोसे के साथ हमें चलना होता है, बीते हुए लम्हों के बिना चिपके और आने वाले लम्हों को खुली बाहों से स्वीकार करते हुए। अगर कोई रिश्ता टूट गया है, कोई दोस्त दूर हो गया है, या आप अब पहले जैसे खुश नहीं रहते, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पिछड़ गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप बदलाव के मौसम में हैं। और जैसे पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी नई रोशनी जरूर आएगी। यही है इस हिस्से का सार। स्प्रिंग डेज आर गॉन, मतलब जो सुंदर था वो चला गया, लेकिन जो आ रहा है वो भी सुंदर हो सकता है। आपका अतीत अद्भुत था, पर भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। चैप्टर 6, माई जेलसी माई सफरिंग, यानी मेरी जलन, मेरा दुख। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई और सफल होता है तो आपके अंदर कुछ कचोटता है? आप खुश होने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर कहीं कोई जलन सी उठती है, वो भावना जो आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। इसे हम कहते हैं ईर्ष्या। हेमन सुनीम इस अध्याय में बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि हम सब ईर्ष्या महसूस करते हैं, और यही ईर्ष्या हमारे भीतर दुख की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। लेखक पूछते हैं, जब हम किसी की जीत से दुखी होते हैं तो असल में दुख कहाँ से आता है? वो दूसरे की सफलता से नहीं, बल्कि हमारी अपनी तुलना करने की आदत से आता है। हम सोचते हैं उसके पास वो है, मेरे पास नहीं, वो मुझसे ज्यादा आगे निकल गया, मुझे वो तारीफ क्यों नहीं मिली? और धीरे धीरे हम खुद से नफरत करने लगते हैं, अपने सपनों से दूरी बना लेते हैं और अपनी जिंदगी को कम आंकने लगते हैं।
लेकिन यहाँ लेखक हमें एक बहुत शांत करने वाला उपाय बताते हैं। जब भी आपको ईर्ष्या महसूस हो, उस भावना को बाहर फेंकने की जगह उसे गले लगाइए। कहिए, हाँ मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं भी वैसा कुछ चाहता हूँ, और ये इच्छा होना गलत नहीं है। ये ईर्ष्या आपको बता रही है कि आपके दिल में क्या अधूरा है, और अब जब आप उसे देख पा रहे हैं, आप उसे बदल सकते हैं। लेखक एक ज़ेन सीख साझा करते हैं। जब आप खुद से शांति में होते हैं तो दूसरे की रोशनी आपको अंधा नहीं करती, बल्कि आपकी भी रोशनी को जलाती है। इसलिए किसी की सफलता से जले नहीं, बल्कि उसे देखें और कहें, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही है इस हिस्से की असली गहराई। मेरी जलन, मेरा दुख, मतलब जो जलन है वो मेरा संदेश है कि मुझे भी अपने भीतर कुछ जगाना है। चैप्टर 7, स्मॉल बट सर्टन हैप्पीनेस, यानी छोटी लेकिन सच्ची खुशियां। कभी कभी जीवन एक बोझ बन जाता है। आप थक गए होते हैं, हर दिन बस काम, जिम्मेदारी और उम्मीदों से भरा होता है, लेकिन उस सब में आपकी अपनी खुशी खो जाती है। हेमंत सुनिम कहते हैं, जब हम लगातार दौड़ रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जीवन की असली मिठास छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। यही वो पल होता है जब हमें चाहिए स्मॉल बट सर्टन हैप्पीनेस, मतलब छोटी पर पक्की खुशियां, जैसे कि सुबह की पहली चाय की खुशबू, किसी पुराने गाने को सुनते वक्त आंखों में आंसू, अकेले टहलते हुए ठंडी हवा का स्पर्श, या बिना किसी कारण के किसी प्यारे इंसान की याद। ये सब चीजें शायद बड़ी नहीं लगती, पर यही वो पल हैं जो हमें फिर से जीने की हिम्मत देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहेंगे तो हम वो हजारों छोटी खुशियां खो देंगे जो रोज हमारे सामने आती हैं। थकान, बर्नआउट और उदासी, इनसे बाहर निकलने का तरीका यही है कि हम रोज के जीवन में एक भी ऐसा क्षण खोजें जो सच्चा लगे, एक क्षण जो हमें याद दिलाए कि मैं जिंदा हूं और ये पल अच्छा है। हेमिन हमें सलाह देते हैं कि हम खुद से रोज पूछें, आज मैंने कौन सी छोटी पर सच्ची खुशी महसूस की, और फिर उसे दोबारा जिएं पूरे दिल से, क्योंकि यही छोटे पल मिलकर हमारी बड़ी जिंदगी को दोबारा रोशन कर सकते हैं। इस हिस्से की सबसे प्यारी सीख, अगर जिंदगी बड़ी नहीं लग रही तो उसे छोटे छोटे सुंदर पलों से भर दो। यही स्मॉल बट सर्टन हैप्पीनेस है जो थक चुके मन को फिर से मुस्कुराना सिखाती है। चैप्टर 8, वेयर इज योर क्वेरेंसिया, यानी हमारा सुकून वाला कोना कहाँ है। जब दुनिया बहुत तेज हो जाए, जब रिश्ते बोझ लगने लगे और काम से भी कोई खुशी न बचे, तब क्या आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए? हेमंत सुनीम इस अध्याय में हमें एक स्पेनिश शब्द से मिलवाते हैं, क्वेरेंसिया, जिसका अर्थ है वो स्थान या स्थिति जहां आप सबसे ज्यादा सुरक्षित, शांत और अपने जैसे महसूस करते हैं। आपका क्वेरेंसिया कोई जगह हो सकती है, जैसे आपका कमरा, कोई मंदिर, आपकी डायरी, या वो इंसान जिसके सामने आप बिना डर के रो सकते हैं। ये कोई भौतिक जगह भी नहीं हो सकती, बल्कि एक अंतरिक्ष, एक भाव, एक मौन, जहां पहुंचकर आपकी आत्मा सांस लेती है। लेखक कहते हैं, हर किसी को अपना क्वेरेंसिया ढूंढना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की भागदौड़ में अगर हमारे पास ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हम थक कर बैठ सकें, तो हम अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। हेमंत का संदेश बहुत साफ है, अगर आपको बर्नआउट हो रहा है, अगर मन उब चुका है, तो सबसे पहले अपने उस कोने को पहचानिए जहां आप बिना किसी दिखावे के सिर्फ आप हो सकते हैं। और याद रखिए, क्वेरेंसिया कोई बड़ी चीज नहीं होती, वो बस एक किताब के पन्ने में भी हो सकती है, किसी पुराने कपड़े की खुशबू में, या अपनी माँ की आवाज में। जरूरी बात यह है कि आप वहां पहुंचकर खुद को भूले नहीं, बल्कि खुद को और गहराई से महसूस करें। अगर बाहर की दुनिया तेज हो जाए तो अपने अंदर का कोई शांत कोना ढूंढिए जहां सिर्फ आप हों और आपकी सुकून भरी सांसें। चैप्टर 9, फाइंडिंग पीस इन अ रेस्टलेस माइंड, यानी एक बेचैन मन में शांति कैसे पाएं। क्या कभी आपका मन इतना बेचैन हुआ है कि आप एक जगह बैठ भी न पाएं? सोचे तो सोचें क्या, मन में तो जैसे एक झंझावात चल रहा हो। हेमंत सुनीम कहते हैं, बेचैन मन किसी तूफान से कम नहीं होता, और जब मन में शांति नहीं होती तो दुनिया की हर चीज भारी लगने लगती है। हम में से कई लोग बाहर की चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। कहते हैं, अगर वो इंसान ऐसा न करता, अगर मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती, अगर मुझे थोड़ी और आजादी मिलती। पर लेखक समझाते हैं कि बाहरी हलचल को रोकना संभव नहीं है, पर अंदर के तूफान को समझना जरूर संभव है। तो फिर क्या करें जब मन बेचैन हो? हेमंत एक बहुत सरल उपाय बताते हैं, बस बैठिए और देखिए अपनी हर भावना को, हर बेचैनी को जैसे कोई नदी की धार को चुपचाप देखता है। मत लड़े उन विचारों से, बस उन्हें बहने दीजिए। जैसे ही आप खुद को सोचने वाला नहीं, बल्कि सोच को देखने वाला समझने लगते हैं, आपके भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। लेखक कहते हैं, मन की बेचैनी से भागने के बजाय उसमें बैठ जाना सीखो। और जब आप खुद के भीतर बैठना सीखते हैं तो सबसे बड़ा चमत्कार होता है, आपका मन आपके साथ दोस्ती करने लगता है।
इस अध्याय का अंतिम गूढ़ संदेश है, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आप अपने बेचैन मन को गले लगाएंगे, न कि उससे भागेंगे। चैप्टर 10, वाई आर वी लोनली, यानी हम अकेले क्यों महसूस करते हैं। क्या आपने कभी लोगों से घिरे हुए भी खुद को अकेला महसूस किया है? वो भीड़ के बीच खड़े होकर भी दिल में खालीपन, वो बातचीत के दौरान भी एक सूना सा कोना, वो मुस्कुराहट के पीछे छिपा हुआ सन्नाटा। हेमिन सुनिम कहते हैं, अकेलापन सिर्फ बाहरी हालात नहीं बल्कि अंदर की स्थिति है। हम अकेले इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे आसपास कोई नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि हम खुद से कट गए होते हैं। लेखक बताते हैं कि अकेलापन तब गहराता है जब हमें लगता है कि कोई हमें नहीं समझता, जब हम अपनी भावनाओं को छिपाने लगते हैं, या जब हम दूसरों को ये दिखाते रहते हैं कि हम ठीक हैं, जबकि अंदर से टूटे होते हैं। और धीरे धीरे हम अपने ही मन के अंदर एक बंद कमरा बना लेते हैं, जहां कोई न झांक सकता है न हम निकल सकते हैं। पर क्या इसका कोई हल है? हेमिन का जवाब सरल है, पहले खुद को गले लगाओ। जब आप अपने अकेलेपन को बुरा या शर्मनाक मानते हैं तो आप और गहरे डूबने लगते हैं, लेकिन जब आप खुद से कहें, हाँ मैं अकेला महसूस कर रहा और ये मानवीय है, तब पहली बार उस कमरे की खिड़की खुलती है। लेखक कहते हैं, अकेलापन कोई शाप नहीं बल्कि ये आत्मा की आवाज है जो कह रही है, आओ थोड़ा समय मेरे साथ बिताओ। इसलिए अगली बार जब अकेलापन आए तो उससे भागिए मत, उसे अपने पास बिठाइए, उससे बात कीजिए जैसे आप किसी पुराने दोस्त से बात करते हैं। हम तब अकेले नहीं होते जब कोई पास नहीं होता, हम तब अकेले होते हैं जब हम खुद से दूर होते हैं। चैप्टर 11, When loneliness visits, a new era of alone together, यानी अकेले रहते हुए भी साथ होना, इस युग की नई सच्चाई। आप कभी अपने फोन में खोए हुए लोगों को देखा है? हर कोई स्क्रीन पर व्यस्त है, हजारों कनेक्शनों के बावजूद कितने ही लोग आज भी भीतर से अकेले हैं। लेखक कहते हैं, ये एक अजीब दौर है जहां हम सब कनेक्टेड हैं लेकिन दिलों से डिस्कनेक्टेड। इसे कहते हैं अलोन टुगेदर, यानी हम साथ रहते हुए भी अलग अलग द्वीप बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकदार दिखता है, पर्दे के पीछे की चुप्पी कोई नहीं देखता। लोगों के चेहरे पर फिल्टर्स हैं, उनकी जिंदगी में भी। हम सोचते हैं सबकी जिंदगी परफेक्ट है, बस मेरी नहीं, और फिर वो अकेलापन और गहराता है। हेमिन सुनिन कहते हैं, जब हम दूसरों की बाहरी जिंदगी की तुलना अपनी भीतरी असलियत से करते हैं तो हम खुद को हमेशा पीछे पाते हैं। पर सच्चाई ये है कि हर कोई कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानवता का हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हमें दो बातें समझनी होंगी, वर्चुअल कनेक्शन रियल कंपेनियनशिप का विकल्प नहीं बन सकता। हम इंसान हैं, हमें स्पर्श, संवाद और समझ की जरूरत होती है। अकेलापन एक संकेत है कि हमें गहराई में खुद से जुड़ने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि ऐसे अलोन टुगेदर युग में क्या करें। हेमिन सुनिम सलाह देते हैं, टेक्नोलॉजी से थोड़ा ब्रेक लें, किसी एक इंसान से गहराई से जुड़ें, सिर्फ सतही बात नहीं दिल की बात करें। वह अकेले रहने को शर्म ना समझे, उसे खुद से मिलने का अवसर समझे। लेखक का एक बेहद मार्मिक वाक्य, कभी कभी अकेले रहना ही वो शांति लाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों, अकेलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का निमंत्रण है। चैप्टर 12, लेट लोनलीनेस इन, यानी अकेलेपन को आने दीजिए, उसे दबाइए मत, अपनाइए। आपने कभी सोचा है कि जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अधिकतर लोग उसे दबा देते हैं, सोचते हैं कि शायद कुछ गलत है, या फिर किसी से ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल, टीवी, शॉपिंग या खाना। पर लेखक हेमिन सुनिम कहते हैं, अकेलेपन को दबाइए मत, उसे पहचानिए, बैठिए उसके साथ जैसे आप किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। अकेलापन एक भाव है जो कहता है अब वक्त है भीतर झांकने का। इस भाग में लेखक एक अद्भुत सुझाव देते हैं, जब आप अकेलापन महसूस करें तो खुद से पूछिए, तुम कैसे हो? क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, ये सवाल आप खुद से कर रहे हैं। यह एक्ट, खुद से बात करना, खुद को समझना, खुद को अपनाना, यही पहला कदम है हीलिंग की ओर। हेमिन सुनिम मानते हैं कि अकेलापन हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह आता है। वो हमें सिखाता है कि जब सब कुछ बाहर से टूट रहा हो तो हम खुद के भीतर एक घर बना सकते हैं। इस भाग में लेखक कहते हैं, अकेलापन तब तक दुख देता है जब तक आप उससे डरते हैं। जैसे ही आप उसे अपनाने लगते हैं वो शांति में बदलने लगता है। तो अगली बार जब अकेलापन दस्तक दे, उसे भीतर बुलाइए, चाय पर बैठाइए और कहिए, मैं तुम्हें सुनने को तैयार हूं। यही है इस हिस्से की खूबसूरत सीख। खुद को वक्त दीजिए और अकेलेपन को एक सच्चे दोस्त की तरह अपनाइए। चैप्टर 13, वी आर ऑल कनेक्टेड, यानी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अकेलेपन की भावना को मोड़ देने वाला भाव। जब हम अकेले होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया हमसे बहुत दूर है, जैसे कोई भी हमारी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन लेखक हेमिन सुनिम इस हिस्से में एक गहरी मानवीय सच्चाई उजागर करते हैं।
हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। दुनिया के किसी कोने में कोई और व्यक्ति भी इस वक्त शायद वैसा ही अकेलापन महसूस कर रहा होगा जैसा आप। किसी अस्पताल में, किसी अकेले कमरे में, किसी ट्रेन की खिड़की के पास बैठा कोई मुसाफिर, सबको कभी न कभी यह एहसास होता है कि वो इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। पर यही तो है वह भावनात्मक धागा जो हमें जोड़ता है बिना एक शब्द कहे। लेखक कहते हैं, जब हम अपने दर्द को पहचानते हैं तो हम दूसरों के दर्द को पहचानते हैं, तो हम दूसरों के दर्द को भी समझने लगते हैं। और वही है करुणा की शुरुआत। यह भाग हमें यह सिखाता है कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें दूसरों से गहराई से जोड़ता है। जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो आप खुद को यह याद दिला सकते हैं, मैं अकेला नहीं हूं। इस दुनिया में हजारों लाखों लोग अभी इस वक्त मेरे जैसे ही महसूस कर रहे होंगे और हम सभी एक ही मानवीय धड़कन से जुड़े हुए हैं। यह भाव आपके दिल को शांति और अपनापन से भर देता है। इस हिस्से का सार यही है, अकेलापन हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अकेलापन जब अगली बार आए तो उससे कहिए, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, ताकि मैं खुद से और दूसरों से गहराई से जुड़ सकूं। चैप्टर 14, शेम सेज यू आर नॉट गुड इनफ, यानी जब शर्म कहती है तुम अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, सब तुमसे बेहतर है, तुमने कोई खासियत नहीं है। शायद ये शब्द किसी और ने नहीं कहे बल्कि आपके ही मन ने आपसे कहे हैं। और ऐसे शब्दों का बोझ कई बार इतने गहरे धंस जाता है कि इंसान खुद को नकारा, अयोग्य और तथाकथित बेकार मानने लगता है। लेखक कहते हैं, ये आवाज शर्म यानी शेम की होती है और ये शर्म कई बार बचपन से हमारे भीतर बैठ जाती है। मन का एक कोना बार बार यही दोहराता है, मुझ में कुछ कमी है, अगर मैं और अच्छा होता तो लोग मुझे पसंद करते, अगर मैं परफेक्ट होता तो मैं प्यार के लायक होता। यह आवाज धीरे धीरे हमारी असली पहचान को धुंधला कर देती है। हम खुद को देखने लगते हैं वैसे जैसे हमारा शेम हमें दिखाता है। पर क्या यही सच है? लेखक कहते हैं, शर्म का मकसद हमें सुधारने के बहाने हमारे अंदर हीनता पैदा करना होता है, लेकिन असल में ये भावना हमें प्यार से दूर और स्वीकृति से बहुत पीछे ले जाती है। शर्म हमें भीतर से खा जाती है और हम बिना लड़े हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है। आपको किसी प्रमाण, पद या दिखावे की जरूरत नहीं ताकि आप अपने अस्तित्व को सही ठहरा सकें। लेखक कहते हैं, शेम इज अ लाई वी बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स, यानी शर्म एक झूठ है जो हम अपने बारे में सच मान लेते हैं। यह अध्याय की शुरुआत हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर बैठे उस क्रूर आलोचक से दूरी बनानी होगी जो बार बार कहता है तुम अच्छे नहीं हो, और इसके बदले हमें अपनाना होगा दया और स्वीकृति का नजरिया। ये अध्याय यही बताता है कि हम अपने भीतर की शर्म को कैसे पहचानें और उसे सच्चाई से अलग करना शुरू करें। चैप्टर 15, क्या आप अपनी शर्म की कहानी पर विश्वास करते हैं? हमारे भीतर एक आवाज होती है जो चुपचाप बार बार ये कहती है, तुम बेकार हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकते, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। ये आवाज, लेखक बताते हैं, कई बार हमारी खुद की नहीं होती बल्कि किसी और की कही गई बातों का असर होती है जो हमने बचपन से लेकर आज तक अपने अंदर समेट लिया होता है। जब एक बच्चा कुछ गलती करता है और कोई उसे डांटते हुए कहता है तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तो वो बच्चा धीरे धीरे उस बात को अपनी पहचान बना लेता है। वह सोचता है, अगर बड़े लोग कह रहे हैं कि मैं खराब हूं तो मैं वाकई में खराब ही हूं। पर लेखक यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या आपने कभी रुकर सोचा है कि क्या मैं वाकई में उतना ही खराब हूं जितना मैं खुद को मानता हूं? लेखक कहते हैं, हमारी शर्म की कहानी हमारी अपनी नहीं होती बल्कि वो हम पर थोपी जाती है। माता पिता, टीचर्स, रिश्तेदार, यहाँ तक कि दोस्त और समाज, हर कोई अपने शब्दों से हमारे आत्मसम्मान पर प्रभाव डालता है और हम उस कहानी को बार बार दोहराकर अपना सच मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एक विकल्प मिलता है कि हम उस कहानी को बदल सकते हैं। हेमेन सुनेम कहते हैं, आप अपने आप को उस नजर से देखिए जिस नजर से एक करुणामय समझदार दोस्त देखता है। अगर कोई दोस्त अपनी गलती की वजह से शर्मिंदा है तो आप उसे क्या कहेंगे? शायद यह, कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, गलती होना स्वाभाविक है, तुम अब भी अच्छे हो, काबिल हो, प्यारे हो। तो फिर जब आप खुद कोई गलती करें या जब शर्म आपको घेरने लगे तो क्यों न अपने आप से वही दया भरी बातें करें। क्यों न खुद को ये याद दिलाएं कि शर्म कोई सच नहीं है, वो बस एक पुरानी कहानी है जिसे अब बदलने का वक्त आ गया है। इस भाग का संदेश साफ है, आप वो नहीं है जो आपकी शर्म कहती है, आप वो हैं जो आप खुद को दया, प्रेम और करुणा के साथ देख सकते हैं। चैप्टर 16, शर्म से मुक्ति का रास्ता। जब हम अपने अंदर घर कर गई शर्म की भावना को पहचान लेते हैं तो अगला सवाल यही होता है, अब इससे मुक्ति कैसे पाएं? हेमेन सुनीब हमें समझाते हैं
कि शर्म से निकलने का रास्ता आत्मदया और करुणा से होकर गुजरता है, लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन वर्षों से खुद को दोषी ठहराने और नीचा दिखाने का आदी बन चुका होता है। लेखक कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं को गहराई से स्वीकार करना होगा, बिना भागे, बिना दबाए। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सबको निराश कर देता हूं, तो पहले इसे महसूस कीजिए। शरीर ने उस भावना की उपस्थिति को पहचानिए। क्या वो दिल भारी करता है? क्या आंखें नम हो जाती हैं? और फिर गहरी सांस लेते हुए अपने मन से यह कहिए, मैं समझता हूं कि यह भावना कितनी तकलीफ देती है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग इस वक्त ठीक यही महसूस कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेखक इसे सेल्फ कंपैशन मेडिटेशन कहते हैं, मतलब अपने ही भीतर वो जगह ढूंढना जहां से हम खुद को दया और प्रेम से देख सकें, जहां हमारी आवाज ये न कहे कि तू बेकार है, बल्कि कहे तू इंसान है, और इंसान होने का मतलब ही है अधूरा होना, लेकिन फिर भी प्यारा होना। हेमिन सुनेम का एक बहुत सुंदर संदेश है। शर्म तब तक ताकतवर रहती है जब तक वो छुपी रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे रोशनी में लाते हैं, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। इसलिए जब भी कोई शर्मनाक अनुभव आपको सताए, उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करिए, या डायरी में लिखिए, या फिर बस अपनी अंतरात्मा के सामने स्वीकार कर लीजिए। याद रखिए, आपको ठीक होने के लिए परफेक्ट नहीं बनना पड़ेगा। आप वैसे जैसे हैं उसी रूप में करुणा और प्यार के हकदार हैं, और यही वह चेतना है जो आपकी शर्म को शांति में बदल सकती है। चैप्टर 17, व्हेन यू वांट टू बी अंडरस्टूड, यानी जब आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता? जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सुनता तो है, मगर समझता नहीं। यही अनुभव हमें अकेला, थका हुआ और कई बार गुस्से से भरा बना देता है। हेमिन सुनीम कहते हैं कि इंसान के भीतर सबसे गहरी प्यासों में से एक है समझे जाने की प्यास। हम चाहते हैं कि कोई हमारी आंखों में देखे और बोले, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। वो बात काट देता है, अपनी राय ठूसता है, या फिर हल्के में लेकर टाल देता है। उस समय हमारा मन कहता है, मुझे कोई नहीं समझता, शायद मैं ही गलत हूं। लेखक हमें ध्यान दिलाते हैं कि जब हम किसी से समझे जाने की उम्मीद रखते हैं, तो अक्सर हम अपने भीतर की जरूरत को दूसरे के सिर डाल देते हैं, और जब वो इंसान उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हम खुद को उतना समझते हैं जितना हम दूसरों से उम्मीद करते हैं? क्या हमने कभी बैठकर अपने दर्द, अपनी कहानियों को खुलकर खुद के सामने आने दिया है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग यानी स्वयं को समझना, हेमिन सुनेम के अनुसार यही पहला और सबसे अहम कदम है। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तो फिर दूसरों के न समझ पाने से इतनी तकलीफ नहीं होती। लेखक ये भी कहते हैं कि दूसरों को हमें समझने के लिए हमारा खुद को प्रकट करना जरूरी है। हमें बोलना होगा, मैं ये महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं समझ पा रहे। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? यह संवाद किसी युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि एक पुल का निर्माण हो सकता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी समझाया कि जब हम बार बार दूसरों से समझे जाने की अपेक्षा करते हैं, तो हमें निराशा मिलती है। लेकिन जब हम खुद को थोड़ा और खुलकर देखने लगते हैं, अपने अनुभवों को, अपनी भावनाओं को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी अपनी ही समझ सबसे गहरा सहारा है। अंत में लेखक कहते हैं, तुम्हारी भावनाएं वैध हैं, भले ही कोई और उन्हें न समझे, तुम उन्हें समझ सकते हो, और यही काफी है। चैप्टर 18, आत्म अभिव्यक्ति और दूसरों की सीमाएं। हेमिन सुनेम कहते हैं कि हमारे दुख का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि हम अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, क्योंकि हमें डर होता है। क्या अगर सामने वाला हमें गलत समझे? हम सोचते हैं, शायद मेरी भावना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, या कहीं मैं ओवररिएक्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन लेखक समझाते हैं कि भावनाएं गलत नहीं होती, वे तो बस एक सच्चाई होती हैं जो हमारे भीतर घट रही होती हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते, तो आप उन्हें समझ नहीं सकते। हेमिन सुनीम हमें यह सिखाते हैं कि जब भी हम दुखी होते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं को न्याय के तराजू पर तौलने के बजाय उन्हें जैसे हैं वैसे ही देखना चाहिए, जैसे कोई शांत दर्शक अपने भीतर की लहरों को देख रहा हो। वो कहते हैं, जब हम चुप रहते हैं तो हम अक्सर अपनी ही आवाज खो देते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो सामने वाला बंद हो जाता है। इसलिए जरूरत है संतुलन की। इस संतुलन का नाम है सच्चे भाव से, कोमलता से संवाद करना। लेखक हमें कुछ शब्द देते हैं जो हम अपने कुछ शब्द देते हैं रिश्तों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना किसी को दोष दिए। उदाहरण, जब तुमने वो बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात की कद्र नहीं हुई। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उस वक्त मैं अकेला महसूस कर रहा था।
ऐसे शब्दों से हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, बिना किसी दीवार के, बिना किसी लड़ाई के। क्योंकि जब संवाद में सच्चाई और कोमलता साथ होती है तो दिल खुलते हैं। लेकिन लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि हर कोई हमें नहीं समझ पाएगा। कुछ लोग सुनना नहीं चाहेंगे, कुछ लोग अपने ही उलझनों में उलझे होंगे, और ये ठीक है। हर कोई हमारी जिंदगी में हमें पूरी तरह समझने के लिए नहीं आता। कुछ बस रास्ते के साथी होते हैं, कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ बस गुजर जाते हैं। हेमंत सुनिन की एक पंक्ति यहाँ दिल को छूती है। जब कोई तुम्हें नहीं समझता, तब खुद को समझने का अवसर आता है। तब तुम अपने सबसे सच्चे मित्र बन सकते हो अपने लिए। चैप्टर 19, डीपनिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन। हमने अब तक जाना कि समझे जाने की प्यास कितनी तीव्र होती है, लेकिन आगे का हिस्सा बताता है कि कैसे खुद को गहराई से समझकर हम दूसरों से कोमलता से संवाद कर सकते हैं। हेमंत सुनिन का संदेश: पहले अपनी भावनाओं को पहचानो और स्वीकार करो, बिना किसी न्याय के। फिर कोमलता और संवेदना से दूसरों तक पहुंचो, सच्चाई पर बिना आक्रोश के। जैसे जब तुमने वो बात कही तो मैं भीतर से चोट पहुंची। मुझे लगा कि मेरी बात की कदर नहीं हुई। क्या हम इसे समझ सकते हैं? इस तरह से हम अपनी आवाज खोलते हैं, लेकिन सामने वाले को कोई दबाव नहीं होता। लेखक कहते हैं कि यह तरीका ब्रिज बिल्डिंग जैसा है, जो हमारे अंदर की दुनिया और दूसरों की दुनिया के बीच एक शांत पुल बना देता है। और अगर कोई समझ न पाए तो गुस्सा करने की बजाय हम अपने भीतर की समझ को ही सहारा मान सकते हैं। इस भाग की सबसे बड़ी सीख: खुद को गहराई से समझो और फिर सहानुभूति और साक्षरता से संवाद करो। इससे न सिर्फ आप अपनी आत्मा का इलाज करते हैं, बल्कि आप रिश्तों में सच्ची दूरी घटाते हैं। चैप्टर 20, ये हिस्सा अभी तक के सभी अध्याय को एक भावनात्मक समापन की ओर ले जाता है। जब हम जीवन में दुख से गुजरते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि कोई नहीं समझता, हम अकेले हैं और कोई हमारे दर्द को नहीं देखता। लेकिन हेमंत सुनिन कहते हैं, दुनिया में सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है खुद को समझने की। अगर हम खुद को देख नहीं सकते तो फिर और कोई कैसे देखेगा? लेखक हमें एक साधारण सी प्रैक्टिस देते हैं। जब भी आप भावनात्मक पीड़ा में हो तो खुद से धीरे से कहें, मुझे पता है तुम थक गए हो, मैं देख सकता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वाक्य हमारे भीतर के बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। हमें दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगती है। और अगर आप किसी के साथ नाराज हैं तो लेखक कहते हैं, माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब ये होता है कि अब मैं उस जख्म को अपने साथ नहीं ढोऊंगा। माफ करना अपने लिए है ताकि आप आजाद हो सको। इस चैप्टर के अंत में लेखक फिर हमें याद दिलाते हैं, खुद को समझना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। जब आप खुद के दोस्त बन जाते हो तो दुनिया कम डरावनी लगने लगती है, क्योंकि अब आपके पास कोई है जो हमेशा आपके साथ है, और वो हो आप खुद। सचमुच की शांति तब आती है जब हम खुद को कोसना छोड़ते हैं और सहानुभूति से देखना शुरू करते हैं। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दूसरों को भी दिल से समझ पाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो बस एक बार ठहर कर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने साथ न्याय कर रहा हूं? अगर ये ऑडियो बुक आपके मन में सुकून, सोच या थोड़ी सी भी राहत लाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल लिसन विद आयुष इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नई किताब लेकर आए आपसे एक भी शब्द छूट न पाए। बेहतर सपोर्ट के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे हमें आगे आने वाली वीडियो में काफी सपोर्ट मिल सकता है। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए इस किताब का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, जब कुछ भी आपके अनुसार ना हो रहा हो तो भी कुछ अंदर आपके लिए सही हो रहा होता है। धन्यवाद। जय हिंद।